अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बताएं जल्दी से, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन फटाफट, अगर मेरी आवाज़ और स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है तो जल्दी से सब फटाफट रिप्लाई कर दें ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। ठीक है, ग्रेट। अच्छा जी, तो देखिए, आप लोगों को पता है लास्ट क्लास में हमने हमारे कॉस्टिंग का जो थर्ड टॉपिक था, दैट वाज लिमिटिंग फैक्टर्स, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट पास पेपर क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब अभी तक हम कितने टॉपिक्स कर चुके हैं? ठीक है, हम लोग कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहला टॉपिक कर चुके हैं, दैट वाज प्रॉफिट स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट सीखी थी, ऐसा ही है। टॉपिक नंबर टू, दैट वाज ब्रेक इवन एनालिसिस। आपको पता है ये मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट था। ठीक है, थर्ड टॉपिक जो पढ़ा है दैट इज लिमिटिंग फैक्टर, दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, ऐसा ही है। अब आज फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड द फोर्थ टॉपिक इज लिमिटिंग, नो, द फोर्थ टॉपिक इज द फोर्थ टॉपिक इज ऑप्शंस, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, अच्छा, फिर हमारा लास्ट एंड द फिफ्थ टॉपिक रह जाएगा, दैट इज एफओएच, फिक्स्ड ओवरहेड्स। एफओएच मींस फिक्स्ड ओवरहेड शीट्स। अच्छा जी, जो ये जो लास्ट टॉपिक है ना, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पार्ट हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो है अपना ऑप्शंस का टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम हेडिंग डाल देते हैं किसकी? ऑप्शंस की। अब देखिए, मेरी बात सुने, ये जो ऑप्शंस है ना, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये कौन सी कॉस्टिंग के अंडर आता है, कौन सी कॉस्टिंग का पार्ट है? मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है जी, और सबसे पहली क्लास याद कर लें, मैंने क्या बताया था आप लोगों को? जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग का वर्ड आपकी आंखों के सामने आए, आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, लाइट बल्ब जलना चाहिए एक दिमाग में, कि सर ने बताया था मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें दो कॉस्ट से डील करना पड़ता है, दैट इज वन इज वेरिएबल कॉस्ट एंड द अदर इज फिक्स कॉस्ट, ऐसा ही है। और सबसे पहले टॉपिक में हम मार्जिनल प्रॉफिट से, मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट भी तो निकालना सीख चुके हैं। कैसे निकलता था प्रॉफिट? सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वी गेट द कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, वी गेट द प्रॉफिट या फिर लॉस। ऐसा ही है भाई, ऐसे ही है ना भाई, यही सिखाया था ना। अब देखिए, ये जो ऑप्शंस का टॉपिक है, ये टॉपिक ऑलरेडी आपको आता है, आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शंस के टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ आपने पता है क्या निकालना है? ऑप्शंस के टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है। क्या निकालना होता है? ऑप्शंस के टॉपिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है। ठीक है, और ये मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है। ठीक है, लेकिन अब होगा क्या? ठीक है, कुछ सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए आपको दो तीन अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिए जाएंगे, और फिर वो बोलेगा कि हर ऑप्शन के हिसाब से प्रॉफिट निकाल दो, कि आप अगर ऑप्शन वन चूज करते हो तो कितना प्रॉफिट होगा, ऑप्शन टू चूज करते हो तो कितना प्रॉफिट होगा, ऑप्शन थ्री चूज करते हो तो कितना प्रॉफिट होगा। तो इस टॉपिक में कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, इस टॉपिक में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस निकालने को आता है, जो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग से निकालना आता है। आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, यू विल गेट द कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, यू विल गेट द प्रॉफिट। लेकिन सिनेरियो दिया हुआ होगा, कुछ सिचुएशन क्रिएट की हुई होगी, और उस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। ठीक है, गौर से मेरी बात सुनना एवरीवन। अब देखो, अभी चल रहा है 2025। मैं अगर आपको बोलूं 2025 में हमारा एक प्रोडक्ट बेचने का काम है, फॉर एग्जांपल हमारा पेंसिल बेचते हैं, ठीक है, हम पेंसिल सेल करते हैं। 2025 में आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है पेंसिल बनाने की, दैट इज $5, डॉलर क्या लिख रहा हूं, दैट इज 5,000 पेंसिल्स। कितनी? ठीक है, 2025 करंट ईयर, आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द पेंसिल्स आर 5,000 पेंसिल्स। ठीक है, अब आप 2025 में आपने 5,000 पेंसिल्स पूरी बनाई, कंप्लीट, और बेच दी, 5,000 पेंसिल्स बेच दी। अब आपको ऐसा लग रहा है कि इन 2026 आपकी अजम्पशन क्या है पता है? आपकी अजम्पशन है कि दैट यू कैन सेल
यू कैन सेल 8,000 पेंसिल्स। ठीक है, अब सुने मेरी बात। 2025 में हमने 5,000, हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी 5,000 थी ना, हम बना ही कितने सकते हैं, 5,000 पेंसिल्स बना सकते हैं। और 2025 में हमने मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करा, 5,000 पेंसिल्स बनाकर बेच दी। अब देखो 2026 में मुझे लग रहा है डिमांड बढ़ रही है मेरे पेंसिल्स की। अब मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट ईयर है 2026 में मैं 8,000 पेंसिल्स बेच सकता हूं। लेकिन मसला क्या है, मेरी तो कैपेसिटी मैक्सिमम 5,000 है। जब आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी 5,000 है तो उससे ज्यादा पेंसिल्स आप कैसे बनाकर बेचोगे? ठीक है, तो ये आपके पास सिचुएशन आ गई एक, कि भाई हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है 5,000, लेकिन हमें लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर हम 6,000 8,000 पेंसिल्स बेच सकते हैं। तो यार कोई भी होगा वो क्या चाहेगा, उसकी विश क्या होगी कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बेचूं ना। तो हमारी भी क्या होगी विश, कि भाई नेक्स्ट ईयर हम 8,000 बेचें, क्योंकि हमें लग रहा है हम ज़्यादा बेच सकते हैं। तो अब इस सिचुएशन के साथ, अब आपको पता है यार हमारी तो कैपेसिटी 5,000 है, फिर कैसे हम 8,000 बेचेंगे? तो इस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए अब आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन होंगे। क्या गिवन होंगे? ऑप्शंस। क्या ऑप्शंस होंगे सुने, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, हो तो कुछ भी ऑप्शन सकता है। किस तरह के ऑप्शंस आते हैं यूजुअली? अब फॉर एग्जांपल, इस सिचुएशन के साथ, क्या सिचुएशन है, आपको 5,000 यूनिट से अब आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर 8,000 यूनिट्स करनी है ना, ताकि आप नेक्स्ट ईयर 8,000 यूनिट्स बेच सको। अब इस ये चीज करने के लिए वो आपको ऑप्शंस देगा। फॉर एग्जांपल, ऑप्शन वन को वो आपको देगा, परचेज 3,000 यूनिट्स फ्रॉम आउटसाइड। देखो क्या ऑप्शन दे दिया पहले उसने आपको, पहला ऑप्शन क्या दे दिया, कि यार आप 5,000 गुड्स बना सकते हो, 5,000 पेंसिल्स बना सकते हो, वो खुद बनाओ। आपको लग रहा है आप 8,000 बेच सकते हो, तो 3,000 किसी बाहर के सप्लायर से बनी बनाई परचेज कर लो, और अब आपके पास 8,000 हो गई, अब आप सेल कर लो 8,000। ठीक है, ये एक ऑप्शन दे दिया। और क्या ऑप्शन दे सकता है? पहला ऑप्शन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड, जो एक्स्ट्रा यूनिट्स है। या वो दूसरा ऑप्शन आपको दे सकता है कि न्यू मशीन। क्या ले लो? न्यू मशीन ले लो। ठीक है, जब आप नई मशीन ले लोगे तो नई मशीन की कैपेसिटी ज्यादा होगी, ड्यू टू न्यू मशीन। ऑप्शन टू कह रहा है आप नई मशीन ले लोगे तो फिर आप 8 के आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आप 8 के 1,000 यूनिट्स खुद बना सकोगे। तो नई मशीन आ गई तो 8,000 यूनिट्स मैं खुद बनाऊंगा और बेचूंगा 8,000 यूनिट्स। ठीक है, ये ऑप्शन टू था। अच्छा जी, थर्ड ऑप्शन क्या था? थर्ड ऑप्शन ये है कि मशीन नई नहीं लो, न्यू मशीन मत लो। पता है क्या करो, नई मशीन मत लो, ऐसा करो कि लेबर को ओवर टाइम काम करवाओ। ओवर टाइम, ओवर टाइम वर्क। जब देखो मेरी बात सुनो, जब लेबर एक्स्ट्रा काम करेगा, ओवर टाइम में एक्स्ट्रा आवर्स काम करेगा, तो जाहिर सी बात है वो एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाएगा। तो अगर आप लेबर से ओवर टाइम काम करवाओगे तो आप खुद पूरे 8,000 यूनिट्स बना लोगे और फिर बेचोगे भी 8,000। तो देखो सिचुएशन के साथ डील करने के लिए उसने आपको ऑप्शंस दे दिए। अब रिक्वायरमेंट क्या होगी, पूछेगा क्या पता है? बताओ अगर आप ऑप्शन वन चूज करते हो तो कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। बोलेगा बताओ अगर आप ऑप्शन टू चूज करते हो तो कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। फिर वो आपसे पूछेगा बताओ ऑप्शन थ्री चूज करते हो तो कितना प्रॉफिट कमा सकते हो टोटल। ठीक है, तो ये देखो सिचुएशन होगी, सिचुएशन के साथ डील करने के लिए यू विल बी प्रोवाइडेड विद द ऑप्शंस। ठीक है, दो ऑप्शंस हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, जितने दिल चाहे उसके। ठीक है, वैसे यूजुअली आते ज्यादातर दो ऑप्शन है। तो भाई सिचुएशन के साथ डील करने के लिए वो ऑप्शंस देगा, बस आपको उस ऑप्शन के हिसाब से चीजें चेंज कर कर प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है, तो इस तरह का सीन होता है इन द ऑप्शंस। अब हम आपने आज लेट ज्वाइन करा है, अ, हर क्लास में आप फर्स्ट वन होते हो ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, आपने लेट ज्वाइन करा है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, नो इश्यूज। हम आपने लेट ज्वाइन करा है, क्योंकि मैंने देखा है इन एवरी क्लास यू आर द फर्स्ट वन टू ज्वाइन। ठीक है, आज आप लेट हो गए हो, नो इश्यूज। मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, एवरी वन सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक बार हम दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है, तो अरहम मैंने आज की क्लास में जो है नया टॉपिक स्टार्ट कराया है, एंड द न्यू टॉपिक इज मार्ज सॉरी द नए टॉपिक का नाम है ऑप्शंस। ठीक है, नए टॉपिक का नाम है ऑप्शंस, और मैंने अभी अभी इन सबको बताया कि जो ऑप्शंस है ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर आता है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी आपके सामने, फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग का वर्ड आपके सामने आए तो आपको समझ जाना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर दो खर्चों से डील करना पड़ता है, टू कॉस्ट से डील करना पड़ता है, दैट टू कॉस्ट वर वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। ठीक है,
और हमने फर्स्ट टॉपिक में मार्जिनल कॉस्टिंग से भी प्रॉफिट निकालना सीख लिया था। दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपके पास कंट्रीब्यूशन आती है, कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो, तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह मार्जिनल कॉस्टिंग से हमें प्रॉफिट निकालना भी आता है। आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग में दो खर्चे होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। अब मैं आपको बता रहा था ये जो ऑप्शंस का टॉपिक है ना, इसमें कुछ नया नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू। ऑप्शंस के टॉपिक के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है, और मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है तो मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है, जो आपको निकालना आता है। लेकिन इस टॉपिक में होता पता है क्या है, आपको एक सिचुएशन दी हुई है, उस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए वो आपको दो से तीन ऑप्शंस दे देगा। ठीक है, और फिर बोलेगा कि भाई अगर आप ऑप्शन वन चूज करते हो तो कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ऑप्शन टू चूज करते हो तो कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, और अगर थर्ड ऑप्शन चूज करते हो तो कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक अभी सिनेरियो, एक सिचुएशन बना के दिखाई। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, आपको पेपर में सिचुएशन गिवन होगी इन द क्वेश्चन कि भाई अभी 2025 चल रहा है, हमारा पेंसिल बेचने का काम है, पेंसिल बनाकर बेचता है। तो इन 2025 मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी पेंसिल्स बनाने की, दैट वाज 5000 पेंसिल्स। ठीक है, और 2025 में मैंने मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करा, 5000 पेंसिल्स बनाकर बेच दी। लेकिन अब जो नेक्स्ट ईयर है ना 2026, उसमें मुझे लग रहा है कि मैं 8000 पेंसिल्स बेच सकता हूं, सेल कर सकता हूं 8000 पेंसिल्स। लेकिन मसला क्या है, हमारी तो मैक्सिमम कैपेसिटी 5000 पेंसिल्स है। जब मैक्स कैपेसिटी 5000 पेंसिल्स है तो मैं 8000 कैसे बेचूंगा, मैं तो बना ही नहीं सकता 8000 पेंसिल्स। तो अब इस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। क्या ऑप्शंस गिवन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल, हो तो बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हो सकते हैं, लेकिन जो ज्यादातर आते रहते हैं वो मैं आपको बता रहा था। ऑप्शन वन, इस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको ऑप्शन वन गिवन है क्वेश्चन में, परचेज 3000 यूनिट्स फ्रॉम आउटसाइड। वो बोलेगा भाई आप 5000 यूनिट्स खुद बना सकते हो, ग्रेट, खुद बनाओ। अब आपको 8000 बेचने ना, तो 3000 आप आउटसाइड सप्लायर, किसी और सप्लायर से आउटसोर्स कर लो बने बनाए 3000 यूनिट्स, फिर आपके पास 8000 हो जाएंगे, फिर आप 8000 बेचना। या तो वो आपको बोलेगा भाई बाहर से मत खरीदो, न्यू मशीन ले लो। जब आप न्यू मशीन लोगे तो नई मशीन की कैपेसिटी ज्यादा होगी, आप 8000 यूनिट्स खुद बना सकोगे और फिर आप 8000 बेच सकते हो। या अगर आपने न्यू मशीन नहीं लेनी तो वो ऑप्शन थ्री देगा, फॉर एग्जाम्पल बोलेगा भाई लेबर को ओवर टाइम वर्क करवा लो, ओवर टाइम काम करवा लो लेबर को। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, गलती से कॉल आ गई थी, माय फोन वाज कनेक्टेड विद द ऐप एट, सॉरी। अच्छा जी, तो वो ऑप्शन थ्री आपको दे देगा। ऑप्शन थ्री क्या दे देगा, लेबर से ओवर टाइम काम करवा लो, ओवर टाइम वर्क करवा लो लेबर से। जब लेबर एक्स्ट्रा आवर्स काम करेगा तो वो एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाएगा, फिर आप 8000 यूनिट्स खुद बना सकोगे और बेच सकोगे 8000। तो देखो सिचुएशन दी, सिचुएशन के साथ डील करने के लिए ऑप्शन दे दिए। अब वो पता है क्या पूछेगा, बताओ अगर ऑप्शन वन चूज करते हो तो कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, बताओ अगर ऑप्शन टू चूज कर सकते हो तो कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, बोलेगा बताओ अगर ऑप्शन थ्री चूज करते हो तो कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो वो आपको ऑप्शन दे देगा, फिर उन ऑप्शंस के हिसाब से आपने प्रॉफिट निकाल कर उसको देना होगा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन वो क्रिएट कर सकता है इन द क्वेश्चन, और फिर उसको उसके साथ डील करने के लिए आपको ऑप्शंस दे देगा, फिर उन ऑप्शंस के हिसाब से आपने प्रॉफिट निकाल कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो बस ऑप्शंस के टॉपिक में देयर इज नथिंग न्यू, बस आपको प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। आपने चीजों को हर ऑप्शन के हिसाब से चेंज कर प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, और प्रॉफिट आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ चीजें आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, और जो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूं आप सब ने उनका जवाब देना है। ठीक है, भाई अगर मैं ऑप्शन वन चूज करता, क्या चूज करता, ऑप्शन वन, ठीक है, तो जितने भी कॉस्ट हैं, जो खर्चे हैं, जो प्रोडक्ट को बनाते वक्त लगते हैं, ठीक है, वो कितने यूनिट्स के हिसाब से लगते हैं, 5000 यूनिट्स या 8000 यूनिट्स। अगर मैं ऑप्शन वन चूज करता हूं, ऑप्शन वन का मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करने पड़ेंगे, जो कॉस्ट हैं, जितने भी खर्चे हैं, वो मैं कितने यूनिट्स के हिसाब से लेता प्रॉफिट निकालते वक्त, वो मैं 5000 यूनिट्स के हिसाब से लेता। वाई, बिकॉज मैं बना तो 5000 यूनिट्स रहा हूं ना, तो जितने 5000 यूनिट्स के हिसाब से ही मैं सारे जो प्रोडक्ट को बनाते वक्त खर्चे लगते वो 5000 यूनिट्स के हिसाब से लेता। लेकिन जो खर्चे प्रोडक्ट को सेल करते वक्त, जो खर्चे प्रोडक्ट को बेचते वक्त लग रहे हैं, अगर मैं ऑप्शन वन चूज करता तो जो कॉस्ट, जो खर्चे प्रोडक्ट को बेचते वक्त लग रहे हैं, वो मैं कितने यूनिट्स के हिसाब से लेता, 5000 यूनिट्स और 8000 यूनिट्स। यस प्लीज बताएं जी। जो खर्चे प्रोडक्ट को बेचते वक्त लगते वो मैं 8000 यूनिट्स के हिसाब से लेता। वाई, बिकॉज मैं बेच तो मैं सेल तो 8000 यूनिट्स कर रहा हूं ना। ठीक है, और एक नया कॉस्ट भी आपके पास आ जाता, पता है कौन सा कॉस्ट आ जाता, खर्चा, परचेस कॉस्ट, क्योंकि आप 3000 यूनिट्स बाहर से परचेस कर रहे हो तो उन यूनिट्स का भी खर्चा आपके पास आ जाता। ठीक है, अब मेरी बात सुने, अगर मैं ऑप्शन वन चूज नहीं करता, अगर मैं चूज करता ऑप्शन टू, ठीक है, अगर मैं ऑप्शन टू चूज करता, तो
जो प्रोडक्ट को बनाते वक्त खर्चे लग रहे हैं वो मैं कितने यूनिट्स के हिसाब से लेता? वेरी गुड, 8,000 यूनिट्स के हिसाब से, क्योंकि अब मैं बना भी 8,000 यूनिट्स रहा हूं। और जो प्रोडक्ट को बेचते वक्त खर्चे लगते हैं वो मैं कितने यूनिट्स के हिसाब से लेता? 8,000 के हिसाब से, क्योंकि अब मैं सेल भी 8,000 यूनिट्स कर रहा हूं। बस होता क्या, कुछ नया खर्चा आपके पास आ जाता। देखो जब भी आप नई मशीन लेते हो ना, या तो आप उसको लीज पर लेते हो, तो उसका लीज करने का जो कॉस्ट है वो आ जाता, ठीक है। और या तो आप नई मशीन लेते हो तो उसके ऊपर डेप्रीसिएशन, खरीदते हो अगर परचेज करते हो तो मशीन खरीदने का खर्चा कॉस्ट में नहीं जाता, दैट इज अ नॉन करंट एसेट, मशीन इज अ नॉन करंट एसेट। लेकिन जो मशीन के ऊपर डेप्रीसिएशन लगती है, डेप्रीसिएशन का कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। ये लीज कॉस्ट और डेप्रीसिएशन फिक्स कॉस्ट में जाती है, ठीक है, ऐसा ही है। अब अच्छा, अब मेरी बात सुने। इफ आई डजेंट चूज ऑप्शन टू एज वेल, ऑप्शन वन भी चूज नहीं करा, ऑप्शन टू भी नहीं, अगर मैं चूज करता ऑप्शन थ्री, तो देखो प्रोडक्ट को बनाते वक्त जो खर्चे लगते हैं वो कितने यूनिट्स के हिसाब से लगते हैं? 8,000 और 5,000। बिल्कुल ठीक, 8,000 यूनिट्स के हिसाब से। वाई? बिकॉज मैं अब खुद बना रहा हूं ना 8,000 यूनिट्स, प्रोड्यूस भी 8,000 हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट को बनाते वक्त जो खर्चे लगते हैं वो 8,000 यूनिट्स के हिसाब से लगते हैं। और प्रोडक्ट को बेचते वक्त जो खर्चे लगते हैं वो कितने यूनिट्स के हिसाब से लगते हैं? वो भी 8,000 यूनिट्स के हिसाब से लगते हैं, क्योंकि मैं बेच भी 8,000 यूनिट्स रहा हूं। बस होता क्या, जो मैं लेबर को ओवर टाइम काम करवा रहा हूं ना, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा आवर्स में जो काम करवा रहा हूं, मुझे उसका थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ता लेबर को, ठीक है। तो मेरा लेबर का कॉस्ट चेंज हो जाता। जो नॉर्मल वाले आवर्स हैं उनको कम पैसे दे रहा होता, जो ओवर टाइम में काम कर रहे हैं उसके मैं लेबर को एक्स्ट्रा पैसे दे रहा होता, ठीक है। ऐसे ही बस कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाता, ठीक है। तो आई आई होप आप लोगों को क्लियर है कि ऑप्शन चूज करके उसके प्रॉफिट किस तरह निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा आई होप आप, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट गया कि क्या करना होगा इन क्वेश्चंस के अंदर, ऑप्शन के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब आए भाई, आपके सामने खोला हुआ एक क्वेश्चन। उस एक क्वेश्चन के थ्रू, देखो वो है तो पास्ट पेपर का क्वेश्चन, लेकिन उस पास्ट पेपर की क्वेश्चन की सिर्फ जो डेटा है ना, जो इंफॉर्मेशन, वो मैं आपको रीड करवाऊंगा। रिक्वायरमेंट हम पास्ट पेपर वाली सॉल्व नहीं करेंगे। मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स बनाई हुई हैं, क्योंकि मुझे उस क्वेश्चन के थ्रू ये पूरा टॉपिक सिखाना है ना आप लोगों को, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के थ्रू मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स बनाकर ये पूरा टॉपिक आपको सिखा दूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। तो आ जाए, जरा नीचे चलते हैं, ठीक है। अच्छा अभी मुझे एक बात बताएं, अभी तक मैंने आप लोगों के साथ जितनी भी बातें की हैं, क्या वो सारी बातें आप लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर? एवरीवन प्लीज वेटिंग फॉर द रिप्लाई, जल्दी से बता दें सब, एवरीवन। ठीक है, ग्रेट। सलमान, साजिद, क्लियर है नहीं क्लियर? रिप्लाई नहीं आया आपका? बाकी सबका आ गया? ठीक है, ग्रेट, ओके। अच्छा भाई, अब मेरी बात सुने। अब आपको नीचे लेकर चलते हैं, किस पर? क्वेश्चन पर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका डेटा हमारे काम का, ये सारा डेटा हमें रीड करना है, ठीक है। लेकिन इस पास्ट पेपर की जो है ना, इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा। इस क्वेश्चन की मैंने अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स बनवाई हुई हैं, वो अगर मैं सॉल्व करवाऊंगा ना, तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आ जाए, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वील रीड द क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसको साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। एवरीवन प्लीज, क्या लिखा हुआ है भाई? एलूसियस डिक्सन ऑफ डिक्सन टेबल वर्क। एक बंदा है जिसका नाम है एलूसियस डिक्सन। क्या काम है उसका? जो बिजनेस है, बिजनेस का नेम है डिक्सन टेबल वर्क्स, ठीक है। अब ये जो एलूसियस डिक्सन है, डिक्सन टेबल वर्क का ओनर, एंटिसिपेट्स, एंटिसिपेट्स मतलब थिंक्स, अज्यूम्स, बजट्स, सोचता है, एंटिसिपेट्स दैट इन 2009 ही विल बी एबल टू सेल 10,000 टेबल्स एट 1100 ईच। भाई एलूसियस डिक्सन जो है ना, डिक्सन टेबल वर्क का ओनर, उसको लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि 2009 में वो कितने टेबल सेल कर सकता है? 10,000 टेबल सेल कर सकता है। और एक टेबल कितने का सेल करेगा? 1100 का, ठीक है। However, his work manager, लेकिन ये जो एलूसियस डिक्सन है ना, उसका जो वर्क मैनेजर है, जो उसका वर्क मैनेज करता है, however his work manager has already produced the following figures for 2009 based on factory's current production of 8,000 tables per annum। लेकिन जो उसका वर्क मैनेजर है, उसने ये आपको 2009 के अज्यूम्ड बजटेड डेटा पहले ही निकाल कर दे दिया है। लेकिन ये जो 2009 का अज्यूम्ड बजटेड डेटा है, ये अकॉर्डिंग टू हिज करंट प्रोडक्शन, जो 2008 में होगी करंट प्रोडक्शन उसकी, 8,000 टेबल्स, उस हिसाब से ही दे दिया है डेटा, ठीक है। अब मैं आपको ये जो 3 लाइनों में लिखा था ये दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। इधर लिखा हुआ था कि एलुसियस डिक्सन, जो डिक्सन टेबल वर्क का ओनर है, उसको लग रहा है कि 2009 में वो कितने यूनिट सेल कर सकता है, कितने टेबल सेल कर सकता है? 10,000। लेकिन जो उसका वर्क मैनेजर है ना,
उसने जो करंट उनकी कैपेसिटी थी ना, जो करंट कैपेसिटी चल रही होगी 8,000 टेबल्स, उसके हिसाब से ये सारे बजटेड फिगर्स निकाल कर दे दिए, ठीक है। तो ये आपको सेल्स दी हुई है 8,000 यूनिट्स की। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेजेस लेबर को देता है, मतलब ये डायरेक्ट लेबर का खर्चा है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, सेल ओवरहेड्स, ये सारे खर्चे 8,000 यूनिट्स के हिसाब से हैं। सारे खर्चों को इनने प्लस करा, टोटल कॉस्ट निकाली, तो टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस की, तो 8,000 यूनिट्स के हिसाब से जितना प्रॉफिट हो सकता है ना 2009 में, वो निकाल कर दे दिया, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन इज ऑफ 8,000 यूनिट्स। लेकिन उसको तो लग रहा है 2009 में वो 10,000 यूनिट सेल कर सकता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी है? 8,000 यूनिट्स। तो अब देखें, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या बोला हुआ है। ऑल ओवरहेड्स आर 50% फिक्स्ड एंड 50% वेरिएबल। तो देखो, इस बात को आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ओवरहेड्स के दो खर्चे हैं, एक प्रोडक्शन ओवरहेड्स का खर्चा है, एक सेल ओवरहेड्स का खर्चा है। इसने इसने बोला है ऑल ओवरहेड्स आर 50% फिक्स्ड एंड 50% वेरिएबल। मतलब ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, इसका 50%, दैट इज 3,20,000, ये आपका फिक्स्ड प्रोडक्शन, FPOH, मतलब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। और जो बचा हुआ 50% है, सर बचा हुआ 50% इज 3,20,000, ये आपका VPOH, मतलब वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स होगा, ठीक है। इसी तरह जो आपके सेल्स ओवरहेड्स हैं, सेल्स ओवरहेड्स का भी 50%, दैट इज 2,40,000, ठीक है। ये सेल्स ओवरहेड्स का भी 50%, ठीक है, दैट इज कितना? 2,40,000। ये आपका फिक्स्ड सेल ओवरहेड्स है। और बाकी बचा हुआ 50%, दैट इज 2,40,000, वो आपका वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स है, ठीक है। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है जो अभी मैंने की है, या नहीं क्लियर? एवरीवन प्लीज, मुझे रिप्लाई चाहिए है सबका। क्या सबको ये क्लियर है जो बात अभी मैंने की है, या नहीं? ओके ग्रेट। अब इसने बोला हुआ है 2,50,000 लेबर आवर्स आर वर्कड। 8,000 यूनिट्स बनाने के लिए लेबर कितने आवर्स काम करता है? लेबर 2,50,000 लेबर आवर्स आर वर्क, मतलब लेबर 2,50,000 आवर्स काम करता है। तो ये जो आपको वेजेस लेबर को ही देते हो ना वेजेस, तो ये जो आपने लेबर को वेजेस दी है ना 8,000 यूनिट्स बनाने की, ये कितने आवर्स की वेजेस होंगी? ये 2,50,000 आवर्स की वेजेस होंगी, ठीक है, और 8,000 यूनिट्स की वेजेस होंगी। तो 8,000 यूनिट्स बनाने में 2,50,000 आवर्स लगते हैं, और इन टोटल आवर्स की आप वेजेस जो देते हो वो 5,000,000 देते हो, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसने क्या बोल दिया, देर आर थ्री ऑप्शंस अंडर कंसिडरेशन। ऊपर सिचुएशन क्रिएट की कि भाई करंट कैपेसिटी 8,000 यूनिट्स, लेकिन उसको लग रहा है कि 2009 में वो 10,000 यूनिट बेच सकता है। तो अब 8,000 यूनिट से 10,000 यूनिट्स की सेल्स पे जाने के लिए आपको तीन ऑप्शंस दे दिए। देर आर थ्री ऑप्शंस अंडर कंसिडरेशन विच अलाउ सेल्स टू इंक्रीज टू 10,000 टेबल्स। तो सेल्स को 8,000 से 10,000 पर कैसे लेके जाएं, उसके लिए थ्री ऑप्शंस दे दिए, तीन। ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ठीक है। पहले ऑप्शन वन रीड करते हैं, आ जाए साथ, ऑप्शन वन रीड करते हैं। परचेज 2,000 टेबल फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चर एट 920 ईच। कह रहा है भाई आप 8,000 टेबल्स खुद बना सकते हो, वो खुद बनाओ। जो एक्स्ट्रा 2,000, जो एक्स्ट्रा 2,000 टेबल्स हैं जो और चाहिए आपको, वो आप अनदर मैन्युफैक्चर, आउटसाइड किसी अनदर मैन्युफैक्चर से परचेज कर लो। ये 2,000 टेबल, एक टेबल आपको बाहर से 920 का पड़ेगा, ठीक है, और आप बेच तो 1,100 का रहे हो, ठीक है। तो उसने बोला बने बनाए 2,000 टेबल्स बाहर से ले लो, आउटसोर्स कर लो। तो 8,000 आप खुद बना रहे हो, 2,000 बाहर से आ जाएंगे, एक 920 का पड़ेगा, तो आपके पास 10,000 हो जाएंगे, फिर आप 10,000 बेच लेना। दैट वाज ऑप्शन नंबर वन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस ऑप्शन नंबर टू। सुने मेरी बात। लीज न्यू एंड इंप्रूव्ड मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 2,60,000 फॉर द ईयर। कह रहा है एक नई मशीन लीज पर ले लो। लीज मशीन को लीज करने का पर ईयर खर्चा कितना होगा? लीजिंग कॉस्ट विल बी 260,000, ठीक है। दिस वुड अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ 10,000 टेबल्स पर एनम विथ नो चेंज इन द यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। अब आप ये नई मशीन लीज पर ले लोगे, तो पूरे के पूरे 10,000 टेबल्स आप खुद बना सकते हो, और फिर आप 10,000 बेच सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दिस वॉज प्रीवियसली अंडर कंसिडरेशन एंड 40,000 हैड बीन स्पेंट ऑन द फिजिबिलिटी स्टडी। ये लास्ट लाइन का मतलब है, देखो यार, जब आपको एक नई मशीन खरीदनी है या लीज पर लेनी है, तो पहले आप फिजिबिलिटी बनाते हो ना, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हो। फिजिबिलिटी मतलब चेक करते हो कि यार लेनी चाहिए लीज पे या नहीं लेनी चाहिए, हमारे पास इतने पैसे वगैरह अवेलेबल हैं। तो आप एक चीज की फिजिबिलिटी बनाते हो चीज लेने से पहले। तो कह रहा है ये जो मशीन आप लीज पर ले रहे थे ना, ये प्रीवियसली अंडर कंसिडरेशन था, पहले से इसके बारे में आप सोच रहे थे। तो जब आप सोच रहे थे तो आपने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए, खरीदनी चाहिए या नई मशीन खरीदनी चाहिए डिसाइड करने के लिए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए ऑलरेडी आप इसके ऊपर 40,000 स्पेंड, पैसे खर्च कर चुके हो, ठीक है, पहले। ओके। अब ये ऑप्शन टू था। ऑप्शन थ्री क्या कह रहा है?
यूजिंग द एग्जिस्टिंग मशीनरी, नई मशीन मत खरीदो, ऑप्शन 3 कह रहा है। ना बाहर से खरीदो बने बनाए, ना नई मशीन खरीदो। यूजिंग द एग्जिस्टिंग मशीनरी, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस एन इवनिंग शिफ्ट, थस प्रोवाइडिंग एन एडिशनल 62,500 लेबर आवर्स। कह रहा है लेबर को एक्स्ट्रा इवनिंग शिफ्ट में भी काम करवाओ, जिससे आपके पास एक्स्ट्रा आवर्स आ जाएंगे लेबर के 62,500 आवर्स। इन आवर्स में आप एक्स्ट्रा यूनिट्स खुद बना सकते हो। ठीक है। वेज रेट फॉर दिस शिफ्ट वुड हैव टू बी इंक्रीज बाय 15% टू टेक इनटू अकाउंट द अनसोशल आवर्स टू बी वर्कड। भाई हाँ, ये जो एक्स्ट्रा आवर्स काम करेगा ना इवनिंग शिफ्ट में, उनको जो आप नॉर्मल लेबर्स को देते थे ना पर आवर पैसे, इनको आप उससे 15% ज्यादा पैसे दोगे पर आवर, क्योंकि ये अनसोशल आवर्स में काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप एक्स्ट्रा आवर्स काम कराओगे तो 10,000 यूनिट्स आप खुद बनाकर बेच सकते हो पूरे। ठीक है, आगे। ऑल्सो द एडिशनल स्टाफ नीडेड वुड हैव टू बी ट्रेंड एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000। भाई जो नया स्टाफ, ये जो एक्स्ट्रा आवर्स काम कराओगे उसके लिए आपको स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा, और ये जो ट्रेनिंग कॉस्ट है दिस विल एब्जॉर्ब इन 2009। एब्जॉर्ब मतलब ये कॉस्ट आपकी चार्ज होगी 2009 में, ट्रेनिंग कॉस्ट। ठीक है। तो भाई आई होप ये तीनों ऑप्शंस मैंने आपको पढ़कर समझाए हैं, आपको समझ आए होंगे, ऐसा ही है। ठीक है, तीनों ऑप्शंस क्लियर। देखो, ऑप्शन पढ़ के नहीं समझ आया ऑप्शन क्या कह रहा है, तो आप उसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। और ऑल थ्री ऑप्शंस क्रिस्टल क्लियर, समझ आए या नहीं समझ आए, जल्दी बताओ प्लीज एवरीवन, फटाफट। ओके ग्रेट। अब आज की क्लास में देखो, रिक्वायरमेंट ए, मैं इस क्वेश्चन की, मैंने क्या बोला था, मैं आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन रिक्वायरमेंट ए मैं इस क्वेश्चन की आपको सॉल्व करवाऊंगा। आगे की रिक्वायरमेंट सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आगे की रिक्वायरमेंट्स मैं खुद बनाऊंगा। ठीक है। अब देखो, बोला हुआ है कैलकुलेट द ओरिजिनल पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। तो भाई पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे पर यूनिट कंट्रीब्यूशन? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ऐसा ही है। तो सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट ले लो। कैसे आएगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट? ये आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो बल्कि गिवन थी ना, 1100 एक यूनिट आप बेचते थे 1100 का। तो सेलिंग प्राइस आपने ले ली 1100, इसमें से सारे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो। ठीक है। सबसे पहला तो वेरिएबल कॉस्ट आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। तो भाई सबसे पहले आप जो है इसमें से कर दो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट जो है माइनस कर दो। पर यूनिट मटेरियल कितना होगा भाई? ये आपके पास टोटल यूनिट्स का मटेरियल है 8,000 यूनिट्स का। टोटल मटेरियल 8,000 यूनिट्स का है, इसको डिवाइड बाय 8,000 यूनिट्स करो, आपके पास पर यूनिट मटेरियल आ जाएगा। वेट करें, मैं निकालता हूँ, आप लोग भी निकाल लें, मैं भी निकाल रहा हूँ फटाफट प्लीज। तो भाई 1024,000 डिवाइडेड बाय 8,000, तो मेरे पास जो पर यूनिट मटेरियल आ रहा है दैट इज 128। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट का खर्चा 128 माइनस, उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट कौन सा था आपके पास? ये वेजेस, डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट है ना, तो इसका भी आप पर यूनिट निकाल लो। 8,000 यूनिट्स का है ये लेबर का खर्चा। तो भाई मैं ले लेता हूँ 5,000,000 डिवाइडेड बाई 8,000, तो मेरे पास जो है 625 आ रहा है पर यूनिट डायरेक्ट लेबर का खर्चा। ठीक है। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट इज 625, वो भी माइनस कर दिया। तो यार पहला वेरिएबल कॉस्ट हो गया, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, अब थर्ड वेरिएबल कॉस्ट ये है ना, कौन सा? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये भी पर यूनिट आप ले लो, ये कितने यूनिट्स का? 8,000, तो इसको डिवाइड कर दो 8,000 यूनिट से। ठीक है। तो 3,20,000 डिवाइडेड बाई 8,000 यूनिट्स, तो पर यूनिट वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स का खर्चा मेरे पास आ रहा है 40। तो यार ये मैंने वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स का खर्चा 40 भी माइनस कर दिया। ठीक है। अब लास्ट वेरिएबल कॉस्ट रह गई। ठीक है। डीएम हो गया, डीएल हो गया, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवर। अब ये वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स ले गए हैं जो 240,000 है 8,000 यूनिट्स के, इसको 8,000 यूनिट से डिवाइड करो, पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है। तो आ जाए जरा भाई, 2,40,000 डिवाइडेड बाय कितना भाई? 2,40,000 डिवाइडेड बाय 8,000 यूनिट्स, तो भाई ये मेरे पास आ जाता है 30। तो भाई सारे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आपने ले लिए। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल सेल्स ओवरहेड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस सारे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो आपके पास पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। यू विल गेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दैट इज कितनी भाई? आ जाए जरा, 1100 था, गलती से मैंने 11,000 लिखा हुआ है। तो सर एवरी वन प्लीज, 1100 माइनस 128 माइनस 625 माइनस 40 माइनस 30, सो आई गेट द आंसर दैट इज 277। ये मेरी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ गई 277 पर यूनिट। ठीक है। पार्ट ए क्लियर? एवरीवन प्लीज जल्दी से बताएं, क्या आप सबको पार्ट ए क्लियर है या नहीं क्लियर? जल्दी से बता दें प्लीज। वेटिंग फॉर एवरीवनस रिप्लाई, फौरन फटाफट जल्दी। ठीक है, ग्रेट। सिंधिया आपका रिप्लाई नहीं आया, आपको क्लियर है या नहीं सिंधिया? ओके ग्रेट। अब पार्ट बी, इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो स्किप कर दें। अब आगे की रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। ठीक है। तो अब मैं आपके लिए पार्ट बी का पार्ट वन, ठीक है, पार्ट बी का पार्ट वन मैं आपको बताता हूं। पार्ट बी का पार्ट वन आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट
टोटल प्रॉफिट, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वन, इफ ऑप्शन वन इज चूजन, या अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वन। भाई कह रहा है अगर ऑप्शन वन चूज करते हो तो मैक्सिमम कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, टोटल टोटल प्रॉफिट कितना कमा सकते हो, कोई मसला नहीं है। आ जाए निकालते हैं। आपको मार्जिनल कॉस्टिंग से तो प्रॉफिट निकालने आता ही है। कैसे निकालोगे मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट, सुनिएगा। सबसे पहले आप क्या लोगे, सेल्स। सेल्स कितनी है, पर यूनिट सेलिंग प्राइस। पर यूनिट सेलिंग प्राइस है आपकी 1100। और अगर आप ऑप्शन वन चूज करते हो तो आप कितने यूनिट सेल कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो 10,000 यूनिट्स। तो 11 × 10,000 आपकी सेल्स कितनी हो जाएगी, 1,000,000। अब आपने सारे वेरिएबल कॉस्ट लेस करना है, तो लेस वीसी। वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा, आपके पास कितने वेरिएबल कॉस्ट थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स और फिर वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स। इन सब का पर यूनिट तो आपको पता चली गया, आपने ऊपर निकाल लिया था, ठीक है। 128, 625, 40 एंड 30। तो 128, 625, 40 एंड 30। अब ये जो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है, डायरेक्ट लेबर का खर्चा है और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, ये तीनों खर्चे प्रोडक्ट को बनाते वक्त लगते हैं। और अभी भी आप 8,000 यूनिट्स ही बना रहे हो, तो ये कितने यूनिट्स के हिसाब से लग जाएंगे, 8,000 यूनिट्स के हिसाब से। लेकिन देखो ये जो वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स है, ये वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स ये प्रोडक्ट को सेल करते वक्त लगता है। तो ये कितने यूनिट्स के हिसाब से लगेगा, सेल्स की यूनिट्स के हिसाब से लगेगा, दैट आर 10,000 यूनिट्स। तो 30 × 10,000, ठीक है। तो फटाफट से आपके पास खर्चे आ गए। मटेरियल कितना आ रहा है, मटेरियल तो 8,000 यूनिट्स का ही ऊपर जितना आ रहा था वो सेम आ जाएगा ना। लेबर भी सेम आ जाएगा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी सेम आ जाएंगे। 1024 000 500 000 3,20,000, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1024 000 500 000 और ये 3,20,000। लेकिन अब वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स 10,000 यूनिट्स के हिसाब से लगेगा, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 × 10,000, दैट इज 300,000, ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं सर हमारे वेरिएबल कॉस्ट पूरे हो गए, नो। वेरिएबल कॉस्ट में एक कॉस्ट और आ जाएगा ना, एक खर्चा और आ जाएगा, परचेस कॉस्ट। बाहर से यूनिट्स खरीदोगे 2,000 तो उसका भी तो खर्चा आएगा, और वो यूनिट्स के हिसाब से लगेगा ना, हर एक यूनिट पे वो खर्चा लगेगा, तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट में अब आपके पास एक और कॉस्ट आ जाएगा, दैट इज परचेस कॉस्ट। कितना आ जाएगा वो परचेस कॉस्ट आपके पास, सुनना एवरीवन, लिसन। ये जो परचेज कॉस्ट है ये आपके पास आ जाएगा कितना, एक यूनिट का कितना आ रहा था परचेज कॉस्ट बाहर से 920, और कितने यूनिट्स हैं 2,000 टेबल्स। तो भाई 920 पर यूनिट खर्चा है और कितने यूनिट्स हैं 2,000। तो भाई 2,000 यूनिट्स का परचेज कॉस्ट आ गया, वेरिएबल कॉस्ट में कितना आ गया भाई, 920 मल्टीप्लाइड बाई 2,000। ये आ गया आपके पास 1,840,000। अब आपके वेरिएबल कॉस्ट पूरे हो गए, ठीक है। सारे वेरिएबल कॉस्ट को ऐड अप करो, जल्दी से मुझे बताओ टोटल कितना आ रहा है। मैं भी ऐड अप कर रहा हूँ, आप लोग भी ऐड अप करो फटाफट, वी विल क्रॉस चेक। तो भाई 1024 000 प्लस 5 000 000 प्लस 320,000 प्लस 300,000 प्लस 1,840,000। अब मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 8,484,000। क्या आप लोगों के पास भी यही आ रहा है, प्लीज कंफर्म करें। और जब आप सेल्स में से ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो, यू विल गेट द कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितनी आ जाएगी, लेट्स चेक। 11,000,000 माइनस 18, सॉरी माइनस 8,484,000। सो द आंसर इज 2,516,2,516,000। तो अगर आप ऑप्शन वन चूज करते हो, सो योर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी 2,516,000। ओके। अब इसमें से आप क्या कर दो, लेस वेरिएबल फिक्स कॉस्ट कर दो, ठीक है। अब अगर आप लेस फिक्स कॉस्ट करोगे तो आपके पास फिक्स कॉस्ट कितनी है, देखो। पहले जो आपकी फिक्स कॉस्ट लग रही थी, ये दोनों फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 320 और फिक्स सेल्स ओवरहेड्स तो एज इट इज लगेंगे ही लगेंगे। और क्या ऑप्शन वन में बोला हुआ था कि ऑप्शन वन के की वजह से और कोई फिक्स कॉस्ट आएगी, नहीं। तो बस यही दो आपके पास पुरानी फिक्स कॉस्ट आ जाएंगी, 320,000 एंड 240,000, ठीक है। तो 320,000 फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, 240,000 फिक्स सेल ओवरहेड्स। तो भाई 320,000 एंड 240,000 ये आ जाएंगे आपके पास, क्या क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास, पता है कितना, ये आपके पास आ जाएगा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड सेल ओवरहेड्स। ऐड अप करो, 320 प्लस 240 कितना होता है, 560। 560,000 टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई, माइनस करी, आपके पास प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट जो आप अर्न कर सकते हो अगर आप ऑप्शन वन चूज करते हो, कितना आ रहा है, लेट्स चेक। 2,516,000 माइनस 560,000
एंड द आंसर इज 1956,000। तो देखो भाई, टोटल प्रॉफिट निकाल दिया इफ यू चूज ऑप्शन वन। अगर ऑप्शन वन चूज करोगे तो इतना टोटल प्रॉफिट आप कमा सकते हो। एनी वन, एनी प्रॉब्लम? क्या सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? फटाफट से बताओ मैसेज करके, फौरन फौरन फटाफट। क्लियर है या नहीं क्लियर, जल्दी। वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिप्लाई। सबका रिप्लाई आएगा तभी नेक्स्ट पार्ट पर जाऊंगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ओके ग्रेट। अब रिक्वायरमेंट नंबर टू, बी का पार्ट बी है, पार्ट बी का पार्ट टू। अब देखो नेक्स्ट पार्ट बताता हूं। अब नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेट एडिशनल प्रॉफिट। क्या लिखा है? एडिशनल। कैलकुलेट एडिशनल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वन। कैलकुलेट एडिशनल प्रॉफिट इफ ऑप्शन वन इज चूजन, या फिर कैलकुलेट एडिशनल प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वन। अब ये पूछ रहा है अगर ऑप्शन वन चूज करते हो तो एडिशनल प्रॉफिट। देखो, एडिशनल प्रॉफिट का मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आप ऑप्शन वन की वजह से कमा रहे हो। देखो, ऑप्शन वन की वजह से आप एक्स्ट्रा 2000 यूनिट्स बेच रहे हो ना, तो खाली उस एक्स्ट्रा यूनिट्स का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, जो एडिशनल एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर? अब अरहम, आपने जो चैट पर जवाब दिया है, मोस्ट ऑफ द बच्चे वही कहते हैं। बोलते हैं सर देखो मेरी बात सुनो, आपके पास ओल्ड प्रॉफिट है, अगर आप ऑप्शन वन चूज नहीं करते तो आप 8000 यूनिट्स बनाते, और उन 8000 यूनिट्स का प्रॉफिट है आपके पास 1656000। और सर अभी पार्ट बी के पार्ट वन में आपने निकाला है ऑप्शन वन के हिसाब से प्रॉफिट, कि अगर आप ऑप्शन वन चूज करते हो तो आप टोटल प्रॉफिट कितना कमा सकते हो। तो सर ये ऑप्शन वन के बगैर वाला प्रॉफिट को माइनस कर दो ऑप्शन वन वाले प्रॉफिट से, ओल्ड माइनस न्यू प्रॉफिट, तो आपके पास एडिशनल आ जाएगा ना कि एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट कमाया। दैट इज करेक्ट। अगर आप ऐसा करो, आंसर कितना आ रहा है सुनो। आप करते 1656000, उसमें से माइनस कर देते 1956000, तो आपका आंसर पता है कितना आता? 300,000 आता आपका एडिशनल प्रॉफिट। कि भाई ऑप्शन वन की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपने कितना कमाया? 300,000, ठीक है। लेकिन मेरी एक बात सुनो, अगर मैं आपको एक चीज सिखा दूं जिससे आप 1-2 मिनट में एडिशनल प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट, तो भाई अगर वो एडिशनल प्रॉफिट मांगेगा ना तो वो टोटल प्रॉफिट नहीं मांगेगा। तो आप क्या इतनी ख्वारी करोगे, इतनी लंबी करोगे, इतना टाइम वेस्ट करोगे कि आप पहले टोटल प्रॉफिट निकालोगे ऑप्शन वन से, फिर उसको पुराने वाले प्रॉफिट से माइनस करोगे? नो। अगर आपको सवाल में एडिशनल प्रॉफिट मांगेगा तो टोटल प्रॉफिट नहीं मांगेगा, तो आप टोटल प्रॉफिट नहीं निकालने बैठोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मांगा है एडिशनल प्रॉफिट, तो आप डायरेक्ट एडिशनल प्रॉफिट निकालोगे, ये नहीं पहले टोटल प्रॉफिट निकाला फिर पुराने से माइनस कर रहे हो, नो। तो अगर एडिशनल प्रॉफिट मांगा है तो पता है कैसे निकलेगा? फौरन से एडिशनल प्रॉफिट, टाइम वेस्ट करे बगैर। सर मेरी बात सुनो, आपने खाली लेनी है एडिशनल सेल्स, आपने लेनी है एडिशनल सेल्स, और उसमें से माइनस कर देना है एडिशनल, एडिशनल कॉस्ट माइनस कर देना है। तो आपके पास डायरेक्ट जो आंसर निकलेगा ना, वो आपका क्या होगा? वो आपका एडिशनल प्रॉफिट होगा। भाई एडिशनल सेल्स का क्या मतलब है? कि भाई ऑप्शन वन की वजह से जो आपने एक्स्ट्रा सेल्स की वो ले लो, और ऑप्शन ए की वजह से जो एडिशनल कॉस्ट, जो एक्स्ट्रा खर्चे है खाली, वो माइनस कर दो एडिशनल सेल्स में से, तो डायरेक्ट एडिशनल प्रॉफिट निकल जाएगा आपके पास। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं समझ आ रही है? करके दिखाता हूं, सुनना मेरी बात। तो यार अगर मैं एडिशनल सेल्स लेता हूं तो वो कितनी आएंगी आपको पता है? अगर मैं एडिशनल सेल्स लेता हूं तो एडिशनल सेल्स कितनी आएंगी? मैं ले रहा हूं एडिशनल सेल्स, व्हाट विल बी योर एडिशनल सेल्स पता है? आप बोलते सर अगर ऑप्शन वन चूज नहीं करता तो मैं 8000 यूनिट सेल करता, अगर मैंने ऑप्शन वन चूज करा तो अब मैं 10,000 यूनिट सेल करूंगा, तो 2000 यूनिट्स की जो सेल्स है वो एक्स्ट्रा सेल्स है। तो आपकी जो सेल्स ले लेते आप एडिशनल सेल्स, वो आप ले लेते भाई 2000 यूनिट्स, एक यूनिट्स 1100 का बेच रहे थे, तो आपके पास एडिशनल सेल्स आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी भाई? ये आपके पास आ जाएगी 2200,000, ऐसा ही है। अब आप देखो एक्स्ट्रा खर्चा क्या लगा, ऑप्शन वन की वजह से एक्स्ट्रा खर्चा कोई आया? वन बाय वन चेक करते हैं। भाई क्या कोई डायरेक्ट मटेरियल एक्स्ट्रा लगा? नो सर। ऑप्शन वन चूज नहीं करते तो भी 8000 यूनिट्स का लगता, ऑप्शन वन चूज कर लिया तो भी 8000 यूनिट्स का लग रहा है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल का खर्चा नहीं आया। लेबर का खर्चा, नो सर, अगर ऑप्शन वन चूज नहीं करते तो भी 8000 यूनिट्स का लग रहा था, अगर ऑप्शन वन चूज करते हैं तो भी 8000 यूनिट्स का लगेगा सर, कोई एक्स्ट्रा लेबर का खर्चा नहीं आया। सर क्या वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स का कोई एक्स्ट्रा खर्चा आया? नो सर, अगर ऑप्शन वन चूज नहीं करते तो भी 8000 यूनिट्स का लगता, अगर ऑप्शन वन चूज कर लिया तो भी सर वो 8000 यूनिट्स का ही लगेगा।
सर वेरिएबल सेल्स ओवरहेड का खर्चा, यस सर ये एडिशनल लगा। अगर ऑप्शन ए चूज नहीं करते तो सर ये 8,000 यूनिट्स के हिसाब से लग रहा था। ऑप्शन वन चूज कर लिया तो अब ये 10,000 यूनिट्स के हिसाब से लगेगा, मतलब 2,000 यूनिट्स का एडिशनल खर्चा आएगा ऑप्शन वन की वजह से वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स का। तो आप गए, जो एडिशनल खर्चा है वेरिएबल सेल्स ओवरहेड्स का वो आपने निकाल कर ले लिया। आप बोलते सर 2,000 यूनिट्स का एक्स्ट्रा लगा ऑप्शन वन की वजह से, पर यूनिट था 30, तो 30 इंटू 2,000, जो 2,000 यूनिट्स का एडिशनल खर्चा है वो हमने डायरेक्ट वो ले लिया। ठीक है, तो पहला एडिशनल खर्चा था 2,000 इंटू 30, दैट इज 60,000। एडिशनल जो आया 60,000 वो एडिशनल सेल्स में से माइनस कर दिया, पहला एडिशनल खर्चा। अब आगे बढ़ते हैं। डीएम कुछ एडिशनल नहीं लगा, डीएल कुछ एडिशनल नहीं लगा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कुछ एडिशनल नहीं लगा, वेरिएबल सेल्स ओवरहेड कुछ एडिशनल नहीं लगा। सर परचेज कॉस्ट एडिशनल लगी ना? अगर ऑप्शन वन चूज नहीं करता तो परचेज कॉस्ट नहीं लगती। ऑप्शन वन चूज करा जिसकी वजह से परचेज कॉस्ट लग रही है 2,000 यूनिट्स की, तो वो भी मेरा एडिशनल कॉस्ट है। तो वो आपने एक एडिशनल खर्चा एक और आ गया, परचेज कॉस्ट 2,000 यूनिट्स का था, पर यूनिट 920 खर्चा था, तो ये आपका 1840,000। तो भाई आपने एडिशनल सेल्स की, ये दोनों एडिशनल खर्चे लगे थे, अभी तक आप माइनस कर चुके हो। आगे सर वेरिएबल कॉस्ट तो सारी चेक कर ली, वेरिएबल कॉस्ट में और कोई एडिशनल खर्चा नहीं है। अब फिक्स कॉस्ट में जाओ। अब आपने फिक्स कॉस्ट दो है, अगर ऑप्शन वन चूज नहीं करते तो भी इतनी फिक्स कॉस्ट लगती। ऑप्शन वन चूज कर लिया तो भी इतनी फिक्स कॉस्ट लग रही है, कोई एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो बस सर यही आपकी एडिशनल सेल्स थी जो आपने ले ली, और यही दो बस एडिशनल खर्चे लगे थे ऑप्शन वन की वजह से, वो आप माइनस कर दें। एडिशनल सेल्स में से एडिशनल कॉस्ट माइनस करें, डायरेक्टली आपके पास क्या निकल आएगा? आपका एडिशनल प्रॉफिट, अगर आप ऑप्शन वन चूज करते हो, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, खाली जो एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने का प्रॉफिट है एडिशनल, वो निकल आएगा। तो करें कितना आ रहा है? वही आएगा 300,000, चेक कर ले। 2,200,000 माइनस 60,000 माइनस 1840000, सो यू गेट द आंसर दैट इज 300,000। तो देखो भाई, अगर आपसे सवाल में एडिशनल प्रॉफिट मांगा है तो आप लोग बेवकूफ़ी वाली हरकत नहीं करेंगे। आप पूरा टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसको पुराने से माइनस करेंगे, टाइम लग जाएगा ना यार। एडिशनल प्रॉफिट मांगा है तो डायरेक्ट एडिशनल सेल्स लो, उसमें से एडिशनल कॉस्ट माइनस करो, तो 2 मिनट में निकल जाएगा एडिशनल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट निकालने की क्या जरूरत है? समझ आइए बात। हाँ, अगर टोटल प्रॉफिट मांगा है तो फिर आपने सारा टोटल प्रॉफिट, हर चीज टोटल खर्चे लेकर टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर एडिशनल प्रॉफिट मांगा है, एडिशनल सेल्स लेस एडिशनल कॉस्ट, यू विल गेट द एडिशनल प्रॉफिट। भाई सर जी, क्या आप लोगों को प्लीज मुझे बताएं, प्लीज, क्या आप लोगों को ऑप्शन वन का टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ऑप्शन वन का एडिशनल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्या ये क्लियर है या नहीं क्लियर? एवरीवन प्लीज, वेटिंग फॉर द रिप्लाई। हाँ जी, फटाफट बता दें, सबके रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। समझ आ गया है सर जी या नहीं समझ आया? प्लीज बता दें एवरीवन। इज इट क्लियर? एनीवन, एनी सिंगल प्रॉब्लम? सबको क्रिस्टल क्लियर है? 100% ओके की रिपोर्ट है? ठीक है जी, ग्रेट, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में मैंने ऑप्शन वन का एडिशनल प्रॉफिट, ऑप्शन वन का टोटल प्रॉफिट निकलवाया है। इंशाल्लाह ऑप्शन टू का एडिशनल प्रॉफिट एंड टोटल प्रॉफिट, ऑप्शन थ्री का एडिशनल प्रॉफिट एंड टोटल प्रॉफिट आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद फर्दर पास पेपर क्वेश्चंस पर मैं लेकर चले जाऊंगा, ठीक है। आज की क्लास में यहीं तक रख रहा हूँ। आज की क्लास में मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड दिया ऑप्शंस के टॉपिक का, और एक क्वेश्चन के थ्रू ये टॉपिक मैंने आपको सिखाना स्टार्ट करा। आज सिर्फ पहला ऑप्शन सॉल्व किया है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है उसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी सॉल्व करवाऊंगा, और फिर फर्दर और भी इसके पास पेपर के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वेट कीजिएगा एक सेकेंड।